हमारे मंत्री लोग अब झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ तो वो होता है जो कई बार गलती से बोल दिया जाता है, कुछ छुपाने के लिए बोला जाता है। वो ऐसा सच बोलते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है, यानी जो झूठ उनको पढ़ा दिया जाता है उसको वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे सच बोल रहे हों। और स्मृति ईरानी तो इस मामले में सबसे आगे हैं। तो हुआ ये कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 3000 लोगों को फोन कॉल करके एक इतने बड़े देश, 1,40,00,000 लोगों के देश में कैसे आप कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मंत्री महोदया, व्हाट्सएप पे जो आपको बताया गया था बेसिकली वो गलत था। नमस्कार। स्मृति ईरानी जी हमारी मिनिस्टर हैं, कई मिनिस्ट्रीज में रह चुकी हैं। इस बार बाकायदा अमेठी से चुनाव जीत के आई। इसके पहले कभी उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता, लगातार हारती रही, राज्यसभा से आई, मंत्री बनी। इस बार अमेठी से चुनाव जीत के आई हैं तो कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का है, आक्रामकता कुछ अलग लेवल की है। कभी सोनिया गांधी से भिड़ जाती हैं, कभी राहुल गांधी को ट्रोल करती हैं, लगातार उनके बयानात आते रहते हैं। यह अलग बात है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ हो, हाथरस में कुछ हो जाए, तो स्मृति ईरानी जी का बयान कभी नहीं आता। मणिपुर में कोई घटना हो जाए, मणिपुर से कोई वीडियो आ जाए, मणिपुर से जो घटना हो उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाए, लेकिन स्मृति ईरानी जी ऐसी घटनाओं पर कुछ नहीं बोलती हैं। ये उनकी चुनी हुई चुप्पी है और चुने हुए डायलॉग्स हैं। असल में कुछ और मुद्दों पर उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर ना बोलती तो शायद हम लोगों को पता नहीं चलता कि जो उनके पढ़ने लिखने के बारे में कहा जाता है वो कुछ ज्यादा ही सच है। हम सब जानते हैं कि टीवी की बड़ी शानदार एक्ट्रेस थी वो। एक सीरियल आया करता था, सास भी कभी बहू थी। उस समय मैं गुजरात में था और जब वो सीरियल आता था तो कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था, सारे घर बंद हो जाते थे, सारे लोग सीरियल देखते थे और उस रोल में बहुत शानदार होंगी। मैंने तो कभी टीवी सीरियल्स देखे नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर उस रोल में बहुत शानदार होंगी, तभी लगातार अखबारों में, टीवीज पर उनके इंटरव्यूज वगैरह आते रहते थे। उसके बाद वो राजनीति में आई। राजनीति में आप जानते हैं कि जब वो आई तो अटल बिहारी की बहुत करीबी मानी जाती थी और उस समय जब गुजरात में दंगे हुए तो बाकायदा बंबई में उन्होंने धरना दिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भी करीब आ गई और आगे की कहानी आप सब लोग जानते हैं। बीच में आया कि येल से उन्होंने डिग्री ली है, येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है। बाद में पता चला कि कोई 5-7 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स था। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनका जो अभी बयान आया है, चूंकि वो इस देश की मंत्री हैं और अंग्रेजी में बयान दिया है, वो सारी दुनिया सुनेगी। यकीन जानिए कि हिंदुस्तान की बेइज्जती होती है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया, यानी दुनिया भर में भूख की क्या स्थिति है इसको बताने वाला इंडेक्स आया। और कोई पहली बार नहीं आया है, वो हर साल आता है और किसी एक या दो देश पे नहीं आता है, दुनिया के 125 देशों पे आता है। और ये 125 देश भी यूं ही नहीं चुन लिए जाते हैं। ये 125 वो देश हैं जिनके लिए जितने डेटा की जरूरत होती है उतना डेटा उपलब्ध है, सफिशिएंट डेटा जिनके लिए उपलब्ध है। ऐसे 125 देशों के लिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हर साल प्रिपेयर किया जाता है, जो ये देखता है कि वहां पर भूख की स्थिति क्या है। अब हमारी मंत्री महोदया हैदराबाद में थी, फिक्की का कार्यक्रम था। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स जो होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, फिक्की, उसका आयोजन था। उसमें पता नहीं उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि जितना वीडियो आ रहा है उसमें सवाल की बात नहीं है, तो हो सकता है सवाल पूछा गया हो सकता है वो खुद बता रही थी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कैसे बनता है। सुनिए, ये छोटा सा वीडियो सुनिए आप और खुद देखिए कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में हमारी मंत्री महोदया की मालूमात, जानकारियां, ज्ञान क्या है। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they're asked, are you hungry? Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I got a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, got a flight at 5 o'clock to come to this program. तो हमारी मंत्री महोदया बता रही हैं कि 3,000 लोगों को एक फोन कॉल आती है और उस फोन कॉल पे बताया जाता है
कि कौन भूखा है कौन नहीं। मतलब मेरे पास कॉल आ गई और मान लीजिए मैं ब्रेकफास्ट ही लेट करता हूं, 11 बजे आया तो मैं बताऊंगा अभी तो मैं भूखा हूं, तो उसको भूख की तरह दर्ज कर लिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय स्मृति ईरानी महोदया, भारत देश की सम्मानित कैबिनेट मंत्री कह रही हैं। और इसके साथ एक मजाक भी जोड़ रही हैं कि मैं सुबह 5 बजे चली, और जब मैं 5 बजे चली तो नाश्ता करके नहीं चली, फिर 10 बजे जाकर मुझे कुछ फूड जैसा मिल पाया, तो अगर 5 और 10 बजे के बीच मेरे पास फोन आता तो मैं कहती भूखी हूं, और वो लोग दर्ज कर लेते, जैसे ये कोई टाइम पास सर्वे है। बताऊंगा मैं ये सर्वे कैसे होता है, लेकिन एक बात इसके पहले बता दूं कि ये पहली बार नहीं है, ये तो फिक्की के मंच से उन्होंने कहा है। 2021 में जब ये रिपोर्ट आई तो बाकायदा संसद में उन्होंने जवाब दिया था, और संसद में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन सवालों में से एक सवाल यह होता है कि जब आप खाना नहीं खाते हैं तो क्या आप भूखे होते हैं। देखिए उसका भी सबूत देखिए, छोटा सा ये वीडियो आप देखिए कि कैसे संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, देश की सबसे जिम्मेदार संस्था के अंदर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने बयान में ये बातें कर रही हैं। Permission, I would like to highlight to the honorable member that the answer in fact reflects the challenges as to why the numbers in the global hunger index is not acceptable to many in our country. The way that this survey was conducted was through a telephone call, and I'll just give an example of one of the questions posed in the telephone conversation. क्या आपको कभी भूख लगी थी जब आपने खाना ना खाया? तो कुल मिलाकर मंत्री महोदया की समझ यह है कि देश में 3000 लोगों को कोई फोन कॉल आता है। आपको कोई कॉल आया? मेरे पास आज तक कोई कॉल नहीं आया है। तो मंत्री महोदया की समझ यह है कि देश में कोई एक कॉल आता है और उस कॉल के भरोसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहने में भी शर्म आती है, लेकिन मंत्री हैं वो तो कुछ भी कह सकती हैं। दरअसल हमारे देश में हुआ क्या है, व्हाट्सएप ज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। व्हाट्सएप ज्ञान से हुआ क्या है कि जो आपको एक गुटका मिल जाता, जब हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो गुटके चलते थे, तो मैं अक्सर अपने साथ के दोस्तों से कहा करता था कि यार गुटकों का भरोसा मत करो, चैप्टर्स पढ़ लो, अगर 12 चैप्टर्स हैं तो उनमें से 8 पढ़ लो तो पास तो हो ही जाओगे, फर्स्ट डिवीजन आया नहीं आया, और जितनी नॉलेज होगी वो आगे भी काम आएगी। गुटका पढ़ने की दिक्कत यह है कि आप गुटका पढ़ते हैं और जैसे वो खाने वाला गुटका होता है, आप पढ़ के थूक देते हैं और वो खत्म हो जाता है, नुकसान भले करे फायदा कोई नहीं करता है। वैसे ही ये जो व्हाट्सएप गुटके आते हैं, इनको आप पढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि यही नॉलेज है, उसके आगे कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूं कि बड़ी लंबी यात्रा उन्होंने की, दिल्ली से कोची तक हवाई जहाज से गई, और हवाई जहाज में निश्चित रूप से बेहद कंफर्टेबल सीट होगी। मंत्री हैं, हो सकता है हेलीकॉप्टर से गई हो अपनी खुद की, तो कुछ नहीं करना था। जो रिपोर्ट आई है वो मुफ्त में बिना 1 रुपया खर्चा किए, उसका जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और दुनिया में जितनी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें वो बताती हैं कि उनकी मेथडोलॉजी क्या है, यानी वो रिपोर्ट्स कैसे बनाई गई। तो अपने शानदार से मोबाइल पर अगर उस पीडीएफ को आगे पीछे करके एक बार देख लेती, अगर ये रिपोर्ट एक बार खोलकर उन्होंने पढ़ लिया होता, तो कम से कम 2021 से लेकर 2023 तक एक ही गलती को वो दोहराती नहीं। कम से कम उनके समझ में आ जाता कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स किसी टेलीफोन कॉल से नहीं बनता है, उसके लिए कोई टेलीफोनिक सर्वे नहीं होता। वैसे मैं बता दूं कि टेलीफोनिक सर्वे भी होते हैं, बहुत सारे टेलीफोनिक सर्वे दूसरी चीजों के लिए होते हैं, उनकी भी एक मेथडोलॉजी होती है। क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी रहा हूं ग्रेजुएशन तक, तो मैं जानता हूं कि सैंपलिंग की अपनी पूरी एक थ्योरी होती है जिससे सैंपल बनाया जाता है। वैसे स्मृति ईरानी जी ने कुछ दिनों पहले वो शेयर किया था कि दुनिया में जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नंबर 1 है। तो क्या वो सर्वे करने के लिए दुनिया में जितने लोग हैं, 100 करोड़ से ऊपर दुनिया की आबादी है, तो क्या उन सारे लोगों से सवाल पूछे गए थे और उसके बाद वो बना था? कभी सवाल किया था उन्होंने कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसका फोन कैसे आया था? खैर, अगर उन्होंने ये पीडीएफ खोल लिया होता, और बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, 64 पेज की मामूली रिपोर्ट है, अगर ये रिपोर्ट उन्होंने खोल ली होती और मेथडोलॉजी में जाकर वो देखती,
तो उनको समझ में आता कि ये रिपोर्ट फोन कॉल से नहीं बनी है। कैसे बनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, दरअसल इसमें 3 वेटेड इंडिकेटर्स होते हैं और इसके लिए 3 अलग अलग स्टडीज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको जितनी फूड एनर्जी मिलनी चाहिए उससे कम मिलती है, यानी कितने लोग फूड एनर्जी डेफिशिएंट हैं। इसको बहुत आसान भाषा में समझना हो तो ऐसे समझिए कि खाना खाने से, भोजन करने से जितनी ऊर्जा हमारे शरीर में जानी चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए, उससे कम ऊर्जा लेने वाले लोग कितने हैं। और यह टेलीफोन कॉल से नहीं डिसाइड होता है। FAO जो फूड के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो पूरे साल की स्टडी होती है उससे यह डेटा लिया जाता है। दूसरा डेटा लिया जाता है कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे अंडरवेट हैं। आप जानते हैं कि अगर मां को अच्छे से भोजन मिला है, मां का अच्छे से इलाज हुआ है, तो जो बच्चा पैदा होता है उसका वजन जो होता है वो अच्छा होता है, सही होता है। और अगर मां कमजोर है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं माल नरिश्ड है, कुपोषित है, उसको सही पोषण नहीं मिला है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन कम होता है। तो कितने 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अंडरवेट हैं, जितना वजन होना चाहिए उससे कम है। दूसरा इंडिकेटर जो होता है अध्ययन के लिए, जो दूसरा बेस होता है वो ये है। और ये भी डाटा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फोन करके नहीं लिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ की दुनिया में, WHO हु कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो कंपाइल करता है इस डेटा को कि किसी देश में कितने बच्चे जो 5 साल से कम हैं वो अंडरवेट हैं। जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आप जानते हैं कि उसका वजन लिया जाता है और इसी वजन के आधार पर दुनिया भर में आंकड़ा तैयार होता है कि कितने बच्चे अंडरवेट हैं। और तीसरी जो चीज होती है वो यूनिसेफ द्वारा कंपाइल की जाती है। यूनिसेफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए, यूनिसेफ लिख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि यूनिसेफ की क्या प्रतिष्ठा है। और वो तीसरा पॉइंट होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मोर्टेलिटी रेट क्या है, मृत्यु दर क्या है। यानी 5 साल से कम उम्र के, मान लीजिए किसी वक्त पे 100 बच्चे हैं, तो उनमें से कितने बच्चे जिंदा रहते हैं और कितने बच्चे मर जाते हैं। मैं बहुत थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, मोर्टेलिटी रेट में जिसका इंटरेस्ट हो वो गूगल करके पढ़ सकता है। अब तो हम लोगों के ज़माने में तो किताबें पलटनी पड़ती थी, अब तो गूगल पे भी बहुत सारा नॉलेज है। मंत्री महोदया ने, मैंने कहा, अगर गूगल कर लिया होता तो ये रिपोर्ट उनके सामने आई होती और उनको पता चलता कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बनता है, ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स किसी फोन कॉल से नहीं बनता है, बल्कि FAO, WHO और यूनिसेफ, इन 3 संस्थाओं द्वारा जो डेटा दिए जाते हैं उनमें से 3 डेटा को यूज करके बनता है। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए 2 परिवार ले लीजिए, देश छोड़ दीजिए। एक परिवार ऐसा है जहां जब बच्चा पैदा हुआ उसका वजन बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, बच्चा खिलखिला रहा है, हंस रहा है, वो 5 साल की उम्र तक ही नहीं उसके आगे भी स्वस्थ और जीवित रहता है। और तीसरा कि वहां के जो लोग हैं उस परिवार के, वो सारे लोग स्वस्थ हैं, खाना खाते हैं, दोनों टाइम खाना खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, अपना काम करते हैं, उनके चेहरे जो हैं आपको प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। और वहीं एक दूसरा परिवार है जहां लोग कमजोर हैं, कुपोषित दिखाई देते हैं, दुबले पतले हैं एकदम अपनी हाइट के हिसाब से, आंखों में चमक नहीं है, जहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो बेहद कमजोर बच्चे होते हैं और उन बच्चों में से कुछ बच्चे 5 साल की उम्र करने से पहले ही मर जाते हैं, लंबा जीवन नहीं पाते हैं। तो क्या आप ये नहीं कह पाएंगे कि किस घर में भूख की स्थिति बेहतर है और किस घर में भूख की स्थिति खराब है? क्या आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो घर जहां लोग स्वस्थ हैं, जहां बच्चे ठीक ठाक
वजन के साथ पैदा होते हैं, जहां बच्चे 5 साल से अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, वो स्वस्थ लोगों का या संपन्न लोगों का घर है। जबकि वो घर जहां लोगों का खुद का वजन भी बहुत कम है, मां का वजन भी बहुत कम है, बच्चे का वजन भी बहुत कम है और बच्चे मर जाते हैं, वो घर कुपोषित है, वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो ये जो होता है, ये तरीका जो होता है, और इसके अलावा भी मेथोडोलॉजी पूरी दी हुई है, इस तरीके से वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बनाया जाता है। और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के साथ साथ उसमें पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। अगर आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो वो कहता है कि राइट टू फूड को, खाने के अधिकार को, कि सभी लोगों को अच्छा और स्वास्थ्यकर खाना मिले, बाकायदा कानून बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। बच्चों के ऊपर कैसे ज्यादा खर्च होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर बनाया जाना चाहिए, कैसे एजुकेशन और बाकी सारी चीजों पे ज्यादा कुछ खर्च करना चाहिए, ये सारा कुछ उसके पॉलिसी रिकमेंडेशंस में बताया हुआ है। यानी सरकारों को क्या करना चाहिए, उस पर एक पूरा अलग से चैप्टर वहां से आता है। लेकिन हमारी सरकार के मंत्री, हमारी सरकार की मंत्री महोदया, जब कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें भारत की कोई समस्या बताई जाती है, तो उस रिपोर्ट का मजाक उड़ाने के लिए दरअसल अपने अज्ञान का परिचय दे रही हैं। और जब आप किसी रिपोर्ट को मानेंगे ही नहीं, उसको मजाक कह के उड़ा देंगे, तो फिर तो आप बच्चों का या बाकी लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे आप। यहां रुककर मैं आपसे पूछता हूं, भारत जैसे देश में गरीबी देखने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? चमक दमक वाले इलाकों से 3-4 किलोमीटर अंदर चले जाइए, आपको गरीबी दिख जाएगी। छोड़ दीजिए, आप जिन शानदार घरों में रहते हैं, वहां जो औरतें घर का काम करने के लिए आती हैं, आपका खाना बनाने के लिए आती हैं, आपका झाड़ू पोछा करने के लिए आती हैं, जो मर्द आपकी कार साफ करने के लिए आता है, जो मर्द आपके घर में, आपके सोसाइटी में या आपके घर में दरवाजे से बाहर झाड़ू लगाने आता है, आपके यहां सफाई करने आता है, जरा उनकी स्थितियां देख लीजिए, जरा उनको गौर से देखिए, उनकी हाइट देखिए, उनके बच्चों को देखिए, उनकी आंखें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा किन की बात कर रहा है। हम जब निकले थे बाहर रिपोर्ट करने के लिए, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट में बनाई थी, जब के उन इलाकों में गए थे, मुस्लिम गरीब इलाकों में, वो वीडियो एक बार आगे पीछे स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये डेटा किसकी बात कर रहा है। इस देश में गरीबी कितनी है आपको बड़े आराम से दिखाई दे जाएगी। मजाक उड़ाना अलग बात है, स्मृति ईरानी मजाक उड़ाती हैं कि अगर मुझसे पूछा गया होता तो मैं कह देती कि हां मैं भूखी हूं। मैडम, भूख ऐसे नहीं होती है, और ना ही फूड की वो परिभाषा है जो आप दे रही हैं। आप जब घर से निकल के कार में बैठी होंगी और 4 काजू मुंह में डाला होगा, वो भी न्यूट्रिशन देता है। जब आप हवाई जहाज में बैठी होंगी और आपके सामने चाय के साथ बिस्किट और बाकी सारी चीजें आई होंगी, वो भी न्यूट्रिशन देता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं कि आपके भूख की क्या स्थिति है। आपकी देह यष्टि, आपकी आंखें, आपकी पावर पोजीशन ये साफ बताती है कि आपकी जिंदगी में भूख की कोई समस्या नहीं है। और आपके आसपास जो लोग हंस रहे थे, उनके जीवन में भी भूख की कोई समस्या नहीं है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स में जब आप बैठेंगी और हंसेंगी, तो वहां सारे ऐसे ही रईस लोग हैं जिनके लिए भोजन एक लग्जरी है, जिनके लिए स्वास्थ्य एक लग्जरी है, जो बीमार पड़ते हैं तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, जो होटल में एक बार के खाने पर उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना हिंदुस्तान का एक गरीब मजदूर पूरे महीने में खर्च नहीं कर पाता है। उनके लिए यह मजाक की चीज हो सकती है। जाइए मैडम, आप अमेठी से हैं, किसी गांव में चले जाइए, किसी दलित कॉलोनी में बैठ जाइए और अपनी आंखें खोलकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये रिपोर्ट क्या कह रही है। आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के किसी स्लम में चले जाइए, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में चले जाइए, जहां एक एक कमरे में 5-5 लोग रह रहे हैं, जहां 2 जून का खाना वाकई एक समस्या होता है। वहां चले जाइए, आपके समझ में आ जाएगा कि यह रिपोर्ट किसकी बात कर रही है। कौन नहीं जानता है कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। अभी आज की बात मैं आपको बताऊं, द हिंदू अखबार अगर आप खोल के देखेंगे तो किसी विदेशी ने नहीं, किसी दुश्मन ने नहीं, अजिम प्रेमजी फाउंडेशन की एक स्टडी आई है जो बताती है कि हमारे यहां जो ग्रेजुएट्स हैं,
जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वाकई ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने किसी येल से सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है, बाकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में जाकर बाकायदा ग्रेजुएशन किया है, उनके 42% से ज्यादा लोग, मोर देन 42% जो ग्रेजुएट्स हैं भारत के, जो 25 साल से कम उम्र के हैं, वो बेरोजगार हैं। जाकर आप देखिए, मध्य प्रदेश में पटवारी का रिजल्ट निकलता है, बच्चे खुश होते हैं, फिर उस पर आरोप लग जाता है और उसके बाद कैसे बच्चे किसी भी तरह से उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए, इसके लिए सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन कम से कम चुनाव तक तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। जाकर देखिए आप, किसी सुबह किसी चौराहे पर आप खड़े हो जाइए कि मजदूरी करने के लिए दिन भर की कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें से 10% 15% को भी मजदूरी नहीं मिल पाती है। पूरे दिन इंतजार करने के बाद शाम को खाली हाथ और खाली पेट घर लौट आते हैं। बताइए उनके बच्चों के खाने की व्यवस्था कहां से होती होगी? बताइए आप, जो रोज छटनी हो रही है, जो रोज नौकरियों से लोगों को निकाल दिया जा रहा है, उनके घरों में पोषण कहां से आता होगा? बताइए कि जिस देश में गरीबी इतनी ज्यादा है, उस देश की सरकार यह स्वीकार करने की जगह कि गरीबों को जरूरत है, गरीबों को भारत सरकार की तरफ से मदद की जरूरत है, यह स्वीकार करने की जगह 5 किलो राशन का चुनावी नाटक करके और सारा का सारा फायदा कुछ पूंजीपतियों को क्यों पहुंचाती है? बताइए कि बजाय यह स्वीकार करने के कि हां, वैश्विक स्थितियां ऐसी बनी, कोविड के वजह से नौकरियां गई, कोविड के वजह से रोजगार गया, वर्ल्ड इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके चलते भारत में भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, भारत में भी भूख की समस्या लगातार बढ़ रही है और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कोई स्टेप उठाएगी, ऐसा कहने की जगह भूख का मजाक उड़ाकर आप किसका मजाक उड़ा रही हैं? आप अपनी तुलना उस गरीब महिला से कर रही हैं जो दिन भर ईंटें ढोती है अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर, ताकि शाम को 4 रोटियां बना सके कि उसका परिवार खा सके। आप अपनी भूख की तुलना उस गरीब बेरोजगार के साथ कर रही हैं जो दिन भर भटकता है कि कोई काम मिल जाए कि शाम को घर पे सब्जी ला सके। आप अपनी तुलना उन लोगों से कर रही हैं जो दुकान पर जाते हैं और सब्जियों की कीमत सुनकर लौट आते हैं। आप अपनी तुलना उन लोगों से कर रही हैं। छोड़िए, मेरी आवाज आप तक कहां पहुंचेगी, लेकिन हां, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है उनसे मेरा सवाल है, आपके पास भी तो मोबाइल है, आपके पास भी डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, दुनिया भर की सुविधाएं होंगी। इस तरह की बातें चाहे मंत्री कहे, चाहे अशोक कुमार पांडे कहे, उसको वेरीफाई करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? क्या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की टाइपिंग इतनी मुश्किल है कि गूगल पर टाइप करके आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देख नहीं सकते हैं? क्या ये चीजें जानना समझना इतना मुश्किल है कि आप जान समझ नहीं सकते हैं और इस तरह की बातों पर भरोसा कर लेते हैं? मेरा सवाल तो फिक्की के उस सभागार में बैठे लोगों से है कि क्या वो भी इतने ही मूर्ख हैं कि एक ये बात कही जाती है और इस पर हंस देते हैं? कोई उठ के ये कहने की हिम्मत नहीं करता है कि मैडम, ये रिपोर्ट फोन कॉल से नहीं बनती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 2021 में 2021 में बाकायदा संसद में बैठकर, संसद में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने यह बयान दिया और हमारे संसद में जितने सांसद थे उनमें से किसी ने उठकर यह नहीं कहा कि मैडम आप गलत बोल रही हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा कि आप मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं, आपका बयान सरकार का बयान माना जाता है, पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी अगर यह बयान गया तो आप ये गलत बयान दे रही हैं, टेलीफोन कॉल से नहीं होता है। क्या हम एक ऐसे टाइम में आ गए हैं जब पक्ष विपक्ष और तमाम सारी जो हमारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं सच बोलने से डर रही हैं? कल तो बड़ी अच्छी बात थी जब उन्होंने बोला, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े डिटेल में उनको इकोनॉमिक समझाई और भी बहुत सारे लोगों ने समझाया, लेकिन 2021 में ये लोग चुप कैसे रह गए थे? खैर, जो चुप रहे वो अपनी चुप्पी जाने, जो बोले वो अपना बोलना जाने। मेरा काम तो आपको बस ये बताना था कि कम से कम जानिए कि हमारे मंत्री लोग जो ये व्हाट्सएप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये किन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। और अपने दिमाग को इतना खोलिए कि व्हाट्सएप के इन कंटेंट्स पर न जाकर खुद सर्च करके देखिए कि ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट का लिंक आपको दे दूंगा ताकि आपको गूगल करने की भी मेहनत ना करनी पड़े। उसको खोल के ज़रा देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे देश की स्थिति कैसे लगातार बदतर होती जा रही है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर ऐसे ही बात करें।